ठंड में घास और भूसे की गरम रजाई बेचने वाली बहू। नीलिमा चूल्हे के पास आटा गूंथते हुए सोच रही थी। अरे ये क्या, आटा तो लिमिटेड बचा है। अगर ये खत्म हो गया तो रोटी कैसे बनेगी। अब कम से कम रोटी बनाकर ही सबको खिलाऊंगी ताकि कम दिनों में ज्यादा दिनों तक गुजारा हो सके। फिर नीलिमा चूल्हे पर सभी के लिए एक एक रोटी बनाती है। तभी सूरज घर आता है। सूरज जी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। सूरज चुपचाप ठंड के मौसम में हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। आज सभी की थाली में चटनी, रोटी और प्याज था। ये देखकर सभी का मुंह बन जाता है। भाभी, ये क्या आपने आज हमें प्याज, रोटी और चटनी दिया है? इसमें पेट कैसे भरेगा बताओ। और बहू, एक रोटी में क्या होगा, कम से कम 2 रोटी तो होनी चाहिए ना, वरना पता ही नहीं चलेगा कि खाना खाया भी है या नहीं। घर में सभी एक रोटी देखकर मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन खेती करने वाला घर में सूरज ही था, तो उसे अच्छे से पता था कि नीलिमा ऐसा क्यों कर रही है। वो 1 घंटे तक एक ही रोटी को चबाने लगता है ताकि उसका पेट भर जाए और फिर भरपेट पानी पीकर सो जाता है आधी रात में। हाय दैया, अरे कितनी तेज ठंड है। अरे बड़ी कड़क की ठंड लग रही है। हमारे तो रजाई गद्दे भी ढंग के नहीं हैं कि हम आराम से ओढ़ कर सो सके। रात भर सभी ठंड से ठिठुरते रहते हैं। वहीं उनके बच्चे भी ठंडी में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। सुबह में मम्मी, आप हमें अच्छा बिस्तर क्यों नहीं दिलाती हो? देखो, आपकी वजह से हमें कितनी देर सर्दी हो गई है, ठंडी लग गई है। हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है और हमें ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता है। बेटा, कुछ दिनों की बात है, एडजस्ट कर लो, फिर मैं आपके लिए नया स्वेटर ले आऊंगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर बच्चों का मन बहल जाता है और वो शांत हो जाते हैं। बहू, आज तो कुछ ढंग का बना देना, वरना कल की तरह प्याज रोटी मत पकड़ा देना। ठंड में बहुत भूख लगती है। अरे वैसे भी हमारी 10 बीघा खेती है और उसके बाद भी अगर हमें सूखी रोटी खानी पड़ रही है तो लानत है 10 बीघा खेती पर। पापा, पूरे खेत बंजर होते जा रहे हैं। मैं ही नहीं, सारे गांव वाले परेशान हैं इस समस्या से। अपने खेतों में 1-2 बोरी गेहूं चावल मिल भी जा रहा है, बाकी खेत तो पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। कुछ नहीं है वहाँ, बस सूखी घास है। जी, मैं भी आपके साथ खेत में चलती हूँ ना, थोड़ी देर मदद करवा दूंगी। जिसके बाद नीलिमा घर का काम निपटाकर सूरज के साथ खेत चली जाती है और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी सूखी घास है और दूर दूर तक कोई फसल दिख नहीं रही है। फसल उगेगी ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से? यहाँ सब जगह गेहूं और सब्जियों की खेती के लिए बीज बोए गए थे, सब घास और खरपतवार हो गए। नीलिमा ये सब देखकर हैरान थी और उसकी आंख भर आती है कि उसका पति कितनी मेहनत से 10 बीघा में 1-2 बोरी गेहूं निकाल रहा है और उसे अपने परिवार का पेट पाल रहा है। अब तो मुझे लगता है खेती करना छोड़कर मजदूरी कर लूं। इतनी मेहनत करने के बाद जहाँ 30-40 बोरी अनाज मिलना चाहिए, वहाँ केवल 1-2 बोरी ही अनाज मिलता है। इतने में घर के राशन के लिए होगा या घर के अन्य सामान के पैसे आएंगे, समझ ही नहीं आता। अजी, आप चिंता न करो, सब सही हो जाएगा। ज्यादा सोचेंगे तो परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। नीलिमा के समझाने पर सूरज शांत हो जाता है और वहीं नीलिमा लंबी घास को देखकर वो सोच में पड़ जाती है। हमारा खेत चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी घास से घिर चुका है, इस वजह से यहाँ ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। घर में तो हालत खराब हो जाती है। लगता है ये सूखी हुई घास काफी ज्यादा नरम है। हाँ नीलिमा, ये काफी गर्म होती है। बच्चों को रात में बहुत ठंडी लगती है। मैं सोच रही हूँ इसी घास का बिछौना बनाकर बच्चों को सुला दूं, उन्हें राहत मिलेगी, गर्माहट रहेगी तो। हाँ, ठीक रहेगा। फिर नीलिमा ढेर सारी घास काट कर ले जाती है और घर ले जाकर उससे घास का बिछौना बनाती है। रात में बच्चों को उसी पर सुलाकर ऊपर से बच्चों को ढक देती है। घास का बिछौना गर्म तो था, लेकिन सूखी घास होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। रात भर में बच्चे गर्माहट के कारण सो तो जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर रैशेज आ जाते हैं। मम्मी, आपने कैसे बिछौने पर सुला दिया था हमें? देखो, हाथ पैर मुंह कितना लाल हो गया है, रैशेज आ गए। बहुत चुभ रहा था, ये गरम है। अच्छा है, लेकिन चुभता है, कुछ करो ना कि चुभे नहीं।
सॉरी बेटा, अब मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि तुम्हें ये चुभेगा नहीं। अगली रात से नीलिमा बच्चों के घास के बिछौने पर ऊपर से छोटी सी बिस्तर डालकर बच्चों को सुलाती है और ऊपर से कोई कपड़ा डालकर फिर बच्चों को सुलाती है, जिससे उन्हें ठंडी कम लगती है। भाभी, हमें भी ठंडी लगती है, केवल बच्चों को ही नहीं लगती। देखो तो माँ पापा और मेरी भी हालत खराब हो रखी है। हाँ नव्या, टेंशन मत लो, ठंडी हम सबके लिए चुनौती वाली है। कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। उससे पहले घर में खाने पीने की जो परेशानी चल रही है उसे फेस करना जरूरी है। घर में धीरे धीरे राशन खत्म हो रहा था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहीं खेतों में फसल ना के बराबर उग रही थी। सूरज दिन रात खेतों में लगा रहता ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगा पाए और जमीन को बंजर होने से रोक पाए, लेकिन सूरज की मेहनत कोई काम नहीं आती। अजी, आप खेतों में दिन रात लगे रहते हो, खुद की सेहत का भी ख्याल किया करो। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी और फिर अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा। और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो तुम लोगों की भी तबीयत खराब हो जाएगी बिना खाने की। सूरज खुद की सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। बाहर खेतों में दिन रात ठंड में काम करता और बहुत ज्यादा चिंता और काम की वजह से उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता है। अरे अब तो सूरज ने भी बिस्तर पकड़ लिया, अब क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? खाना कहाँ से आएगा? कभी कभी गरीब होना भी अभिशाप लगता है। ये ठंड क्या है जो भूखमरी ने भी हमारे घर में डेरा डाल रखा है। घर वाले अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहीं घर में रजाई गद्दा न होने के कारण सूरज खटिया पर दिन रात पड़ा रहता, जहां उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लगती थी। बच्चों के लिए मैंने जो घास का बिछौना बनाया है, क्यों ना मैं ऐसे ही इनके लिए घास की रजाई बना दूं? इन्हें गर्माहट मिलेगी तो तबीयत में शायद थोड़ा सुधार आ जाए। जिसके बाद नीलिमा खेतों में जाकर बड़ी बड़ी घास काट लाती है। अरे नीलिमा बहू, अभी तो सूरज की तबीयत सही नहीं है ना। मेरे खेतों में फसल कटवानी थी, कटवा देती तो थोड़ी मदद हो जाती। बदले में मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनाज दे सकता हूँ। अनाज का नाम सुनकर नीलिमा तुरंत राजी हो जाती है, क्योंकि इस समय से उसे उसकी बहुत जरूरत थी ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। जिसके बाद नीलिमा रामू के खेतों में अनाज की फसल कटवाती है और उससे जो अनाज मिलता है रामू उसमें से थोड़ा सा अनाज नीलिमा को दे देता है। बेटा, अगर ये भूसा चाहिए तो तुम ये भी ले जा सकती हो, क्योंकि मेरे घर में गोरू नहीं है और ये मेरे किसी काम का नहीं है। गोरू तो मेरे भी घर नहीं है, लेकिन भूसा है, ले जाती हूँ, किसी काम तो आएगा। इतना कहकर नीलिमा सारा भूसा जाल में भर लेती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। ये इतना सारा भूसा का क्या होगा बहू? अब माँ जी, मैंने रामू काका की फसल काटने में मदद की तो उन्होंने थोड़ा सा अनाज और भूसा दिया है, अब किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। फिर नीलिमा पति को ठंड में कांपते देखकर रजाई की तैयारी में लग जाती है। वो घास को काटने वाली मशीन से एकदम बारीक काट देती है। जिसके बाद अपनी पुरानी साड़ियां उठाकर उनसे रजाई के लिए खोल तैयार करती है और उसमें कटी हुई घास भर देती है। घास तो कम पड़ गई, वैसे ये भूसा है ना, ये भी हल्का होता है, क्यों ना इसी को भर देती हूँ, रजाई गर्म भी रहेगी। जिसके बाद नीलिमा रजाई में घास के साथ भूसा भर देती है और फिर उसका मुंह सिलकर डंडे से रजाई को पीट कर समतल करती है और उसमें टाँके मार देती है। अरे वाह बहू, तेरी रजाई तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर बनकर तैयार हुई है। जी माँ जी, अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही मैं इनके लिए घास का गद्दा बना देती हूँ ताकि इन्हें बिल्कुल ठंड न लगे। अगर ठंड लगी तो इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा बहू। जिसके बाद नीलिमा घर के कुछ पुराने कपड़ों से गद्दे का खोल तैयार करती है और खेतों से घास लाकर मशीन में बारीक काटती है और उसे गद्दे के खोल में डालकर सिल देती है और बहू का जुगाड़ू गद्दा और रजाई तैयार हो जाता है। और नीलिमा गद्दा बिछाकर सूरज को उसी पर लिटा देती है और ऊपर से उसे रजाई उड़ा देती है। अब कैसा लग रहा है जी? ये काफी गर्म है, रुई वाली रजाई से भी अच्छी है ये रजाई तो। सूरज की बात सुनकर नीलिमा बहुत खुश होती है। घर के बिछौने पर बच्चे आराम से सोते हैं। वहीं घास और भूसे की रजाई में सूरज को भी बिल्कुल ठंड नहीं लगती, लेकिन फटी पुरानी रुई की रजाई में कल्याणी, नव्या और लखन तीनों की हालत खराब हो जाती है। बहू भी चादर ओढ़कर ही सोती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अरे आज तो रोज से ज्यादा ठंड लग रही है। भाभी का सही है, अपने पति और बच्चों के लिए घास का बिस्तर और भूसे और घास की रजाई, और भाभी हमारे लिए। अब बहू ये तो गलत है, हम देखो हमारी भी हालत खराब हो रखी है। ये रजाई पूरी फटी है, अंदर हवा जाती है और आजकल ठंड तो बढ़ती जा रही है। अम्मा जी माफ कर दो, मैं कल ही आपके लिए घास और भूसे की रजाई बना देती हूँ। अगले ही दिन नीलिमा खेतों में जाकर ढेर सारी घास काट कर लाती है और नव्या की मदद से सारी घास को मशीन में डालकर कतरती है। बहू ये ले, ये तेरे ससुर की पुरानी धोती है और ये मेरी पुरानी कॉटन की साड़ी, बहुत पुरानी है, रंग उड़ गया है, मैं पहनती तो नहीं हूँ। तू इसका इस्तेमाल करके रजाई का खोल बना ले। हाँ बहू, और कॉटन है तो घास और भूसा चुभेगा भी नहीं। ठीक है बाबूजी। जिसके बाद नीलिमा सास ससुर की पुरानी साड़ी और धोती को सिलकर रजाई का खोल बनाती है और फिर उसमें कटी हुई घास और भूसा भरकर रजाई का मुंह सिल देती है। डंडे से पीटकर रजाई को समतल करती है और उसमें टांके मार देती है। ये लो माँ जी, आपकी रजाई तैयार हो गई और ये इतनी बड़ी है कि आप, पापा और ननद जी आराम से इसमें सो सकते हैं। इसके बाद नीलिमा एक और रजाई तैयार करती है जिसमें वो और उसके बच्चे आराम से सो सकें। जिसके बाद सभी घर की रजाई ओढ़कर सोने लगते हैं। लोगों के खेतों में काम करके नीलिमा के पास जो राशन इकट्ठा किया था सब खत्म हो रहा था। सारा राशन खत्म हो गया, अब क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए अनाज नहीं और इनकी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब बहू, तेरे पास इतना अच्छा हुनर है, दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है? हम घास और भूसे की रजाई बनाकर गांव में बेच सकते हैं। ठंड भी कितनी ज्यादा पड़ रही है, लोग आसानी से हमारी बनाई रजाई खरीद लेंगे। लोगों के पास जब रुई की रजाई है तो कोई भूसे और घास की रजाई क्यों ही खरीदेगा भला? बहू, हमारे गांव में गरीब कम है तो क्या हुआ, आसपास के गांव गरीबों से भरे हैं। वहाँ कुछ घर तो ऐसे हैं कि बिना छत के लोग रह रहे हैं और सरकार उनकी कोई मदद भी नहीं कर रही है। हाँ भाभी, पापा सही कह रहे हैं और हमें लगता है कि आप अगर भूसे और घास की रजाई बनाकर बेचेंगी तो कोई खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन गरीब लोग तो जरूर खरीदेंगे क्योंकि ठंड आजकल अपना कहर बरसा रही है और ऐसे में इंसान का उठना बैठना सोना सब मुश्किल हो जाता है। घर वालों की बात नीलिमा को सही लगती है और वो घर में और कुछ पुरानी पड़ी साड़ियां निकाल कर उन्हें काट कर रजाई के 4 से 5 खोल तैयार करती हैं और फिर लोगों के खेतों में काम करके उनसे भूसा ले लेती हैं। लोगों की मदद करते मैंने ऐसा अच्छा खासा भूसे का जुगाड़ कर दिया है ना, अब बस खेतों से घास लाना बाकी है। जिसके बाद नीलिमा खेतों से घर लाकर भूसे और घास की रजाई तैयार करती हैं। माँ जी, ये घास की रजाई तैयार हो गई है, लेकिन इसे हम बेचने के लिए कैसे ले जाएंगे? तेरे बाबूजी का पुराना सब्जी वाला ठेला है ना, उसी पर। जिसके बाद कल्याणी और नव्या मिलकर ठेला साफ करती हैं और नीलिमा और कल्याणी उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। गरम रजाई ठंडी से बचाए, जो एक बार हमसे घास की रजाई और भूसे की रजाई ले जाए उसके घर से ठंडी भाग जाए। सस्ती भी किफायती भी, आज ही ले लो गरम रजाई और अपने घर की ठंड भगाए। भूसे की रजाई है भाई, भूसे और घास की रजाई है। ऐसी अनोखी रजाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। नीलिमा और कल्याणी को इस तरह बाजार में रजाई बेचता देखकर लोग उनका खूब मजाक बनाते हैं। ये कोई पागल ही है जो बाजार में भूसे और घास की रजाई बेच रही हैं। भला कौन आज के मॉडर्न जमाने में इसकी घास और भूसे की रजाई लेगा? हमें तो फैंसी रजाइयाँ पसंद है ना कि भूसे और घास की। ये तो वही हमारी गरीब पड़ोसन है ना, जिसके यहाँ खाने को ही नहीं रहता। हाँ, वही है। घर में अनाज नहीं है तो यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं। दोनों पड़ोसन नीलिमा और कल्याणी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। उड़ाने दो, जिसे हमारा मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ बहू, तू सही कह रही है। सुबह से शाम हो जाती और एक भी ग्राहक नहीं आता। अब शाम में अच्छी खासी ठंडी में दोनों सास बहू कांपते हुए ठंडी हवाओं के सामने अडिग रहकर रजाई बेचने की अटूट कोशिश में लगी रहती हैं। बाप रे, ये ठंडी तो बहुत ही ज्यादा है। हमें यहीं रजाई ओढ़ कर बैठ जाना चाहिए माँ जी। क्या पता यहाँ कोई हमें देख ले तो रजाई का डेमो लेने ही आ जाए।
जिसके बाद दोनों सास बहू रजाई ओढ़कर वहीं बैठ जाती हैं और ग्राहक के आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी एक गरीब आदमी वहां से जा रहा था जिसने कुछ और नहीं ओढ़ रखा था और वो ठंडी से कांप रहा था। जब वो सड़क किनारे रजाई बेचती हुई दो महिलाओं को रजाई ओढ़े बैठे देखता है तो उसे भी गर्माहट की लालसा होती है। अरे पूछ लेता हूँ रजाई कितने की है, अगर सस्ती होगी तो ले ही लूंगा। वैसे भी घर में बीवी बच्चे ठंडी से परेशान हैं, इससे कुछ राहत ही हो जाएगी। पांडु दोनों सास बहू के पास जाता है। अरे बहन जी, ये रजाई कैसे दी? और ये तो रुई की नहीं लग रही है। भैया जी, ये घास और भूसे की रजाई है और ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। महज 500 रुपए की है एक रजाई। क्या 500 की? अरे गरम तो है ना ये। अगर ऐसा है तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आपको खुद पता चल जाएगा। जिसके बाद कल्याणी पांडु की तरफ रजाई बढ़ा देती है और जैसे ही पांडु रजाई ओढ़ता है उसे गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म रजाई है। बाजार की 10,000 की फैंसी रजाई भी इसके सामने कुछ नहीं है। बहन जी, एक काम करो, आप ये चारों रजाई दे दो। मेरा परिवार वैसे भी बहुत बड़ा है और ये रजाइयाँ हमारे लिए ठीक रहेंगी। इतना कहकर नीलिमा सारी रजाइयां पांडु को बेच देती है और उसे 4 रजाइयों के 2,000 रुपए मिल जाते हैं। पूरे दिन भर की मेहनत सफल रही ना बहू? हाँ माँ जी, और आज हम भरपेट खाना खाएंगे बहुत दिनों के बाद। सूरज की दवाइयाँ भी ले लेते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जिसके बाद दोनों सास बहू दवाई, राशन और आगे और रजाई बनाने के लिए थान के कपड़े लेकर घर आती हैं और आज बहू बढ़िया सा खाना बनाती है। सभी खुशी से खाना खाते हैं। लगता है भाभी का काम चल पड़ा। फाइनली इतने दिनों बाद कुछ बढ़िया खाने को मिला है, वरना रोज प्याज रोटी ही मिलती थी। काम चल पड़ा या नहीं ये तो नहीं पता नव्या, लेकिन हाँ, आज की बिक्री अच्छी हुई। बहू की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। खाने के बाद तीनों सास बहू और नंद मिलकर बाजार से लाए हुए थान के कपड़ों से ढेर सारी रजाइयां तैयार करती हैं और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू बाजार में रंग बिरंगी घास और भूसे की रजाई बेचने के लिए निकल जाती हैं। आज उनकी रजाइयां काफी नई और साफ सुथरी लग रही थी क्योंकि उन्होंने रेडीमेड कपड़ों से रजाइयां बनाई थी। भगवान जी, आज भाभी की पूरी रजाई बिकवा दो। अगर ये काम चल गया तो हमें कम से कम ढंग का खाना तो मिल जाएगा। तेरी बात सच हो नव्या, ऐसा ही हो। वहीं बाजार में आज सच में नीलिमा की रंग बिरंगी रजाइयां देखने के लिए लोगों की लाइन लगी थी। अरे ये रजाइयाँ कैसी हैं? जरा हम भी तो देखें। ये तो बड़ी गर्म है। हाँ वाकई, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म और किफायती नजर आ रही हैं। इसमें तो रुई भी नहीं है। अरे भाई, तो फिर क्या है इसमें? रुई नहीं है तो? सभी हैरान हो जाते हैं। ये रजाई घास और भूसे से बनी है, काफी गर्म, किफायती है और आपको एहसास भी नहीं होगा कि रुई की नहीं बल्कि घर की रजाई ओढ़ रखी हो। ये इतनी हल्की है। लोग रजाई को ठोक पीट कर उलट पलट कर देखते हैं और सभी को वो रजाई बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एक एक करके बहू की सारी रजाइयां बिक जाती हैं। हाथों हाथ खड़े खड़े सभी बहू की रजाइयां खरीद लेते हैं। आज तो हमें खड़े रहने की भी जरूरत नहीं पड़ी माँ जी, ये रजाइयाँ तो ऐसे ही बिक गई। आज देर तक ठंडी में रुकना भी नहीं पड़ा, न शाम का इंतजार करना पड़ा। चल बहू, अब हमारी रजाइयाँ हाथों हाथ बिकेंगी और हमें रजाई बनाने का समय भी मिल गया है। अब रोजाना दोनों सास बहू थान के कपड़े ले जाती, उससे खोल बनाकर उसमें भूसा और घास भरकर भूसे और घास की रजाई बनाती और लोग अब उनके यहाँ लाइन लगाकर खरीदना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मी ये क्या है? आप सबको रजाई बनाकर बेचती हो इतनी ठंडी में? हमें पुराना फटा स्वेटर पहनकर स्कूल जाना पड़ता है मम्मी, बहुत परेशानी होती है ऐसे में स्कूल जाने में। और स्कूल में डांट भी तो पड़ती है, रोज टीचर बातें सुनाती है। बच्चों के स्वेटर सच में काफी ज्यादा फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। क्यों ना मैं घास को बुनकर बच्चों के लिए स्वेटर बना दूं? कुछ दिन तो चली जाएंगे और तब तक पैसे भी जमा हो जाएंगे। नीलिमा ये सोचकर बच्चों के लिए घास का स्वेटर बना देती है और दोनों बच्चे घास का स्वेटर पहनकर स्कूल चले जाते हैं, जहां स्कूल में बाकी बच्चे दोनों का घास से बना हुआ स्वेटर देखकर हंसने लगते हैं। बेटा ये क्या है? अब तक तुम लोग ऊनी स्वेटर पहन कर आ रहे थे और अब ये घास का स्वेटर? ये स्कूल है, चिड़ियाघर नहीं है।
टीचर बच्चों पर चिल्ला रहे होते हैं कि तभी वहां एक टीचर आती है जो बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए लेके जाती है। अरे सोनू और रिंकी, तुमने भी फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया है? वाह, तुम्हारी ड्रेस भी काफी सुंदर लग रही है। वेरी गुड, चलो मेरे साथ। पल्लवी उन्हें ले जाती है। हमें तो पता ही नहीं था कि आज कंपटीशन है, लेकिन देखो तो हमारी किस्मत। ये तो अच्छा है ना भैया, मम्मी ने हमें घास का स्वेटर पहनाया। लेकिन अगर फैंसी ड्रेस में हमारे स्वेटर का मजाक बन गया तो? कोई बात नहीं भैया, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद दोनों बच्चे टीचर के साथ स्टेज पर जाते हैं, जहां बाकी बच्चे भी खड़े थे। सभी ने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे। जजेस ने सभी को देखते हैं और उनके कपड़े देखते हैं। सारे बच्चे एक एक करके स्टेज पर चलते हैं और सभी ऑडियंस, जज और होस्ट की नजर रिंकी और सोनू पर जाकर टिक जाती है। ये बच्चे तो काफी टैलेंटेड है। इनका घास का स्वेटर तो देखो कैसे बारीकी से बुना गया है। अनबिलीवेबल, ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अगर इसकी बोली लगाई जाए तो महंगा मिलेगा काफी। इंडिया के ऐसे ही टैलेंट को चुरा कर बाहर लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। लगता है जजेस भी कंफ्यूज हो गए हैं विनर डिसाइड करने में। नहीं, हम तो विनर को चूज करके तारीफ कर रहे थे। एनीबडी गैस हु विल बी द विनर? सभी अपने अपने बच्चों का नाम लेने लगते हैं और तभी रूहानी विनर अनाउंस करती है। आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के 2 विनर हैं, सोनू और रिंकी। इनकी ड्रेस काफी ज्यादा यूनिक है और बड़े ही बारीकी और मेहनत से बनाई गई है। सोनू और रिंकी ने जीवन में नहीं सोचा था कि वो गलती से ये कंपटीशन जीत जाएंगे। जिसके बाद सोनू को मम्मी को वहां बुलाया जाता है और बच्चों को पेरेंट्स के सामने मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और जैसे ही लोग स्टेज पर नीलिमा को देखते हैं तो अरे, ये तो वो घास और भूसे की रजाई बेचने वाली औरत है ना? हाँ, ये तो हमारी पड़ोसन है। ये बाजार में रजाई बेचती है। अब बच्चों के स्कूल में भी नीलिमा फेमस हो जाती है और उसके घर के स्वेटर की वजह से अब उसके ठेले पर और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं और नीलिमा के रजाई के ठेले पर लाइन लगने लगती है। वहीं पड़ोसन है। कोई घास बेचकर भी अमीर हो सकता है क्या भला? अरे, फहन भले ही आ जाए लेकिन पैसे नहीं आते ऐसे कामों में। वही तो, जो दम रुई की रजाई में है वो घास फूसे की में थोड़ी ना है। लेकिन ये जाहिल लोगों को कौन समझाए भला। ऐसी पड़ोसी ने बहू का मजाक बनाने लगती है। ऐसा मत कहो आंटी, हमने नीलिमा के टैलेंट को देखा है, वो बहुत आगे जाएगी। देखते हैं। दोनों अमीर पड़ोसने वहां से चली जाती है। वहीं नीलिमा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो चुपचाप अपनी रजाई बेचने के लिए निकल जाती है। अब धीरे धीरे उसके रजाइयां काफी ज्यादा बिकने लगी थी और ग्राहक आने लगे थे। एक दिन, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी बहू इतनी आगे जाएगी। और देखो, अब बहू इन्हीं बेकार सूखी घास का उपयोग करके कितना बढ़िया काम कर रही है। आसपास के गांव वाले भी बहुत खुश है भाभी की रजाई से। कम से कम 3 गांव के लोग तो अब भाभी की बनाई घास फूस की रजाई भी ओढ़ते हैं। और पता है पापा, बुआ और दादी, मेरे स्कूल में फर्स्ट डे जो लोग मुझे घास का स्वेटर पहनने के लिए चिढ़ा रहे थे ना, अब उनकी मम्मी ने उन बच्चों के लिए घास का स्वेटर पहनाने का ऑर्डर दिया है। हाँ, दादाजी, पापा जी, सच में। सभी हंसने लगते हैं। अब घर के हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। बहू की रजाई की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बहू अब उतनी रजाई बना ही नहीं पा रही थी। बेटा, रजाइयों की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा? माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ऐसे ही डिमांड रही तो बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन इतनी रजाइयाँ बनाएंगे कैसे? घर में सब लोग अब मिलकर रजाई बनाने लगते हैं। अब सूरज की तबीयत भी पहले से बेहतर थी तो वो भी रजाई बनाने में मदद करता है। लेकिन फिर भी रजाइयां पूरी नहीं पड़ रही थी कि तभी एक दिन नीलिमा के घर के सामने एक रजाई फैक्ट्री का मालिक आता है। जी, आप कौन है? देखिए, मैं महेश बोल रहा हूँ, रावत रजाई फैक्ट्री का मालिक। हमारी फैक्ट्री बहुत लॉस में चल रही है और नीलिमा जी की रजाइयों की डिमांड ज्यादा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना नीलिमा जी के साथ मिलकर हम काम करें और हम इसमें आपको प्रॉफिट का 50% भागीदार बनाएंगे, क्योंकि मेहनत आपकी भी है और लेबर और मशीन हमारी रहेगी। 50% भागीदारी घर वालों को अच्छा मुनाफा लगती है और बिना किसी लागत के, इसलिए घर वाले मान जाते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा आपने काम के लिए मना नहीं किया, वरना मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाती। चलो मैं जाता हूँ, कल से आप फैक्ट्री पर आ जाइए, लेबर का काम समझाना है।
जी ठीक है। जिसके बाद नीलिमा अगले ही दिन से फैक्ट्री पर जाने लगती है। आपने घास खरीद कर क्यों मंगवाई? जो चीज फ्री में मिल सकती है उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं और ढेर सारी सूखी घास है, वहाँ से घास मंगा लिया करो। वहाँ बस खरपतवार ही होते हैं। और रही बात भूसे की, तो 1000 रुपए में ट्रॉली भर भूसा मिल जाएगा, तो लागत 0, केवल मेन पावर ही लगेगी। नीलिमा का आइडिया सुनकर महेश काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में महेश की फैक्ट्री में बल्क में अब भूसे की और घास की रजाई तैयार होने लगती है, जिसमें थोड़ी सॉफ्टनेस के लिए रुई की भी एक कोटिंग करते हैं ताकि ग्राहकों को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और धीरे धीरे तेजी से नीलिमा की बनाई रजाई की डिमांड बढ़ जाती है। वाह नीलिमा जी, आप तो लक्ष्मी का रूप है। आपके आते ही मेरी फैक्ट्री चल पड़ी। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि जो चीज लोग बेकार कहते थे आज उसी की डिमांड कर रहे हैं। और अमीरों के लिए रुई की सॉफ्ट रजाइयाँ ही कंफर्ट सिंबल था। अब ट्रेंड बदलते ही सभी बहुत तेजी से घास और भूसे की रजाई खरीद रहे हैं। वहीं एक दिन बहू की फैक्ट्री पर वही 2 पड़ोसनें आती हैं जो कभी बहू का मजाक उड़ा रही थी। नीलिमा बहू, हमें ना तुम्हारी घास और भूसे की रजाई चाहिए थी। आजकल लोग वही खरीद रहे हैं और मेरी बेटी ने कहा है कि जब मैं मायके आऊंगी तो वही ओढ़ूंगी। और नीलिमा भाभी से 4 रजाइयाँ खरीद कर ससुराल भेज देना। बहू, मेरी तो बहू की डिलीवरी होने वाली है और ठंडी ज्यादा है ना बहू, तो उसके लिए घास और भूसे की रजाई उड़ाने पर ठंड कम लगेगी और रुई से अच्छी रहेगी। इसलिए सोच रही थी कि मैं भी खरीद लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लीजिए, बस 3000 की एक रजाई है। पहले तो 500 की थी ना। डबल लेयर कोटिंग प्रोटेक्शन और तो और मटेरियल अच्छा किया है, रुई भी है इसमें, तो महंगा तो होगा ना आंटी। और समय के साथ तो सब बदलता है। बहू की बात सुनकर दोनों पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। बाजार में 10,000 की एक रजाई ब्लैक में बिक रही है। ये अच्छा है 3000 में ही ले लेते हैं, वरना महंगी पड़ेगी। हाँ हाँ सही कह रही हो बहन, ले लेते हैं। जिसके बाद दोनों पड़ोसनें भी रजाई लेकर वहां से चली जाती हैं और धीरे धीरे बहू महेश के साथ अच्छे से रजाई का बिजनेस करती है। और फिर नीलिमा खुद से भी एक फैक्ट्री छोटी ओपन करती है जहां वो घास और भूसे की रजाई, गद्दा और तकिया बनाती है और लोगों को बेचती है, जहां गरीब औरतों को वो काम देती है ताकि उनकी भी इनकम जनरेट हो। जिसके बाद नीलिमा अपना घर भी अच्छे से बनवाती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मिली नीलिमा, तुमने तो सब बदल दिया। हाँ बहू, आज हमारे पास जो भी है तेरी वजह से है। जिसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं, अपना रजाई बेचने का व्यापार भी जारी रखते हैं।